हेलो दोस्तों, कौशल सर मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर अपने नई अंदाज में स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 12th का। ठीक है, आज मजा आने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़िए। हम आपको बताए थे कि इस चैनल पर 8 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्टों का तैयारी करवाया जाएगा और किसी को पीडीएफ चाहिए तो वह व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बिना समय नहीं गवाते हुए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, क्लास 12 का। ईट, मन के और बढ़िया। ठीक है, अस्थिया। ईट, मन के और अस्थिया, ये चैप्टर का है। चैप्टर ज्यादातर यह सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छी से। ठीक है, तो क्या बताएं कि ऐसा माना जाता है, कैसा माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा चीन की पीली नदी की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हम बोल रहे हैं आपको कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की पीली नदी की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, यानी सबसे प्राचीन सभ्यता ये सभी है। ठीक है, उसमें से एक है। ठीक है, और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव निकलता है, आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव में कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो एक ग्रामीण सभ्यता। फिर ऑब्जेक्टिव में लिखना है जो एक क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। तो हम आप लोग से पूछ देंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता है। पहला ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और उसके बाद बनता है मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में जानेंगे कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता है। तो सिंधु देखिए, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, उसी प्रकार विश्व की नगरीय सभ्यता जो है, शहरीय सभ्यता जो है, वह सिंधु सभ्यता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु सभ्यता है, जिसकी खोज 1920 के दशक में हुई। जिसकी खोज कब हुई, तो 1920 की दशक में हुई। यानी कहने का मतलब सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, ऑब्जेक्टिव, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1920 के दशक में हुई। कब हुई, तो 1920 के दशक में हुई। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1920 के दशक में हुई। जिससे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसे आज तक कोई सभ्यता, कोई नगरीय सभ्यता नहीं थी। जिससे यह पता चला, जब सिंधु सभ्यता का खोज हुआ तब तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जैसा नगरीय सभ्यता आज तक कोई नहीं है। ठीक है, और आपको कह दिया जाए कि सिंधु सभ्यता का ही नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिंधु सभ्यता को किस किन नामों से जाना जाता है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता तीनों नामों से जाना जाता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव इसमें कितने पढ़े, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। उसके बाद पढ़े मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1920 के दशक में हुई। और क्या जाना गया वहां पर, तो हड़प्पा सभ्यता जैसा कोई भी नगरीय सभ्यता नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आता है सिंधु सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खुदाई, यानी इस सभ्यता की जो खुदाई हुई है, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई है। यानी पहली बात उसमें आया था कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की जब खुदाई की गई, जब इस सभ्यता की खुदाई कर गई, खुदाई जब ये किया तो हड़प्पा नामक स्थल मिला, और उसी दिन से, उसी समय से, उसी लिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। समझ में आया या नहीं आया? अर्थात सिंधु सभ्यता पहली खुदाई हड़प्पा नामक स्थल से होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हम लोग को आंसर देना है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि जिस समय इस सभ्यता की खुदाई हुई है, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की प्राप्ति हुई है।
इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, जब अंग्रेजों के द्वारा पंजाब प्रांत से रेलवे लाइन बिछाई गई, अब उसके बाद देखिए अंग्रेज सब वहां पर थे और उस सभ्यता में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे लाइन बिछाया गया। और जब रेलवे लाइन बिछाया गया तो वहां उत्खनन किया, उत्खनन के दौरान कुछ इंजीनियरों को हड़प्पा पूरा स्थल मिले। ठीक है, वहां सामान कुछ मिले। फिर जब विस्तार से उनकी खुदाई की तो इससे पता चला कि यहाँ एक सभ्यता बसती थी और वही सभ्यता के नाम हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, तो कैसे पता चला कि यह हड़प्पा सभ्यता है? तो अंग्रेज जो है वह रेलवे लाइन बिछाने के लिए पंजाब प्रांत से रेलवे लाइन बिछाने के लिए उत्खनन कर रहा था, यानी वहां पर खन रहे थे। और जब खन रहे थे तो खनने के दौरान वहां पर एक स्थल प्राप्त हुआ, वहां पर एक पूरा स्थल मिला, हड़प्पा पूरा स्थल मिला। फिर विस्तार से जब खुदाई किया तो वहां पर पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता बसी हुई थी। उसी समय उस पता चला कि यह सभ्यता कौन सी है, तो वह हड़प्पा सभ्यता ही है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दिया? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दिया? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया। ठीक है, इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। इसकी जो सर्वेक्षण है वो कनिंघम ने किया था जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में। यानी हर चीज कनिंघम के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, देखो जानकारी तो चार्ल्स मैसन ने दिया, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया, लेकिन चार्ल्स मैसन इसको खोजा नहीं, इसको बताया सिर्फ यह हड़प्पा सभ्यता है, यानी यहाँ पर कोई स्थल है यह बताया, यहाँ पर कोई सभ्यता है यह बताया, नाम नहीं बताया हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर कोई स्थल है, यहाँ पर कोई सभ्यता है, यह बताकर बेचारा इतना ही काम किए। तो जानकारी दिए और जानकारी जब दे दिए तो उसी समय जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में कनिंघम ने खोज निकाला। कनिंघम के द्वारा खोज किया गया, जब खुदाई की गई तो जानकारी प्राप्त हुआ और उसी समय उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। इस सभ्यता की प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरगोदा, लोथल है, बनावरी है, यानी और सारे। ठीक है, यानी इस स्थल की वहां पर जब खाना गया तो उस सभ्यता में जब सिंधु सभ्यता को खाना गया तो उस सभ्यता में बहुत सारे स्थल, ऐसा बात नहीं स्थान है सिर्फ हड़प्पा ही मिला। हड़प्पा के अलावा भी मोहनजोदड़ो भी मिला, कालीबंगा भी मिला, वनमाली भी मिला, आलमगीरपुर भी मिला, रंगपुर भी मिला, रोपर भी मिला था, लोथल भी मिला, सुरगोदा भी मिला था। समझ में आती है, और सारे चीज मिले थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लगभग 300 स्थल पाए गए। सिंधु सभ्यता में समझ सकते हैं लगभग 300 स्थल पाए गए, ये नहीं किसी एक मिला। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में कितने स्थल पाए जाते हैं, तो लगभग सिंधु सभ्यता में 300 स्थल पाए गए हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने दिया। ऑब्जेक्टिव में जाएगा किसके नेतृत्व में, किसने खोजा? तो जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। ठीक है, और उसके बारे में जानते हैं कि इस सभ्यता की कहां से कहां तक फैली हुई है या कितना किलोमीटर तक फैली हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता जो ऑब्जेक्टिव में फिर जाएगा, हड़प्पा सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। हड़प्पा सभ्यता कितने दूरी तक फैली है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली है, ऑब्जेक्टिव में जाएगा। और इस सभ्यता का नामकरण जॉर्ज मार्शल ने किया। हम तो आपको ऊपर पढ़ा दिए थे कि जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में ही कनिंघम ने इनकी खुदाई करके सर्वेक्षण की प्राप्ति कर इसकी खुदाई की और हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, और बताया इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और यानी हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह किस आकार का है? वह त्रिभुजाकार का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, तो पूछेगा तो बताएंगे त्रिभुजाकार है। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता का काल कहां से कहां तक, कितने से कितने तक है? तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु सभ्यता का काल कितने से कितने वर्षों तक है? तो वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक किस सभ्यता का है? तो सिंधु सभ्यता का है। तो यह भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, सिंधु सभ्यता का कालखंड बताए, तो सिंधु सभ्यता का कालखंड हो जाएगा 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और इस सभ्यता को सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। हम आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते थे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा?
यह सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि वह जो सभ्यता थे वो किस नदी के किनारे थे? वो सिंधु नदी के किनारे थे। तो ऑब्जेक्टिव फिर आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के कारण है किनारे है? सॉरी, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है या सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हम लोग बता सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे है। और सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसे हैं, इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो होगा। इस सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार है। यानी हम बताते हैं आपको कि उस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, वहां पर कृषि और व्यापार होता था। क्या होता था? कृषि और व्यापार होता था। ठीक है। सिंधु सभ्यता में क्या होता था? कृषि और व्यापार होता था। वहां पर व्यवसाय किसका था? कृषि का था। कृषि कार्य लोग करते थे। और सिंधु सभ्यता से में गेहूं भी होता है, जौ भी होता है, दाल है, सफेद है, तिल है, बाजरे उगाने का साक्ष्य मिला है। यानी जब उसका उत्खनन किया गया तो वहां से किसका साक्ष्य मिला है? तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद तिल और बाजरे का उगाने का साक्ष्य मिला है। और इससे पता चलता है जब उतना साक्ष्य मिला है तो क्या इसका मतलब वहां के लोग कृषि करते होंगे। इसलिए सिंधु सभ्यता को लोग वहां हम कहते हैं कि सिंधु सभ्यता व्यापार भी करते थे और कृषि कार्य भी करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय था। और ये लोग भेड़, बकरी, भैंस और सुअर का पालन करते थे। ये सब पता चलता था कि व्यापार भी करते थे। और बकरी लेकर दूध भी बेचता हो सकता है, भैंस लेकर दूध बेचता होगा, बकरी बेचता होगा। इसका मतलब वह व्यापार करते थे। ठीक है। और कृषि कार्य भी करते थे, क्योंकि खेती बाड़ी होता था। ठीक है। इस सभ्यता में मछली, तो हम ये बता सकते हैं उसका अर्थव्यवस्था के बारे में क्या क्या बता सकते थे कि वहाँ क्या था? वहाँ के जो लोग थे वो कृषि करते थे, व्यापार करते थे। वहाँ के लोग बकरी, भैंस, सुअर का पालन करते थे। वहाँ के जो लोग थे सिंधु सभ्यता के, गेहूं, जौ, दाल वहाँ पर उगते थे। ठीक है। ये तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बता सकते हैं इस सभ्यता में मछली और तथा हड्डिया के साक्ष्य भी मिले हैं। और सिंधु सभ्यता में मछली और हड्डिया के साक्ष्य मिला है। समझ जाइए, उस समय सब मछली भी मंगाता था और मछली की हड्डियां मिला है, इसका मतलब मछली खाते भी थे। ऐसा बात नहीं, अभी भी सब खाता है। ठीक है। इस सभ्यता में यानी सिंधु सभ्यता में मछली तथा हड्डी के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पावासी निवासी जानवरों का मांस खाते थे। यानी वहां पर जो मांस रहते थे, यानी पोसते थे या रखते थे, उसका भी मांस खाते थे। यानी पोखरी में से निकाल कर भी खाते थे और अन्य पशु को भी मारकर खाते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता। समझ में आया कि नहीं आया? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह जानवरों को मारते थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोला गया था, किसी कोई बोले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए तो इतना चीजें बता सकते हैं कि हड़प्पा कैसी सभ्यता है। तो सीधे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा जो है नवीय सभ्यता है, इसकी खोज 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता जैसा आज तक कोई भी नवीय सभ्यता नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता को क्या क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? और वहां के जो लोग हैं वो कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे। और वह कौन कौन से बकरी पालते थे, भैंस पालते थे, भेड़ पालते थे। वहां पर मछली तथा हड्डी के साक्ष्य मिले। इसे अनुमान लगाया जाता है कि वहां के जो लोग थे, वहां के जो निवासी थे, जानवरों का मांस खाते थे। ठीक है। वहां के लोग जो जानवरों का मांस खाते थे, काट के खाते थे, मुर्गा उर्गा भी खाते होंगे वहां के लोग। ठीक है। क्यों? क्योंकि जानवर में वो भी तो आते हैं। ठीक है। और मछली खाते थे तो नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग जो है गाय से परिचित नहीं थे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, वहां पर कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वह गाय से परिचित नहीं थे, गाय के बारे में नहीं जानते थे। वो समझ में आए? भैंस से परिचित थे, गाय से परिचित नहीं थे। ठीक है। इस सभ्यता के लोग जो है युद्ध और तलवारों से परिचित नहीं थे। और जो आज के डेट में युद्ध, तलवार है, पिस्तौल, ये सब जो उठा लेता है, उस समय के जो लोग थे वह युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। युद्ध करना उतना नहीं जानते थे। बार बार तलवार उठाना, तलवार के बारे में नहीं जानते थे। तलवार क्या होता है उसको ही नहीं जानते थे उस सभ्यता के लोग। किस सभ्यता के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। समझ में आए ना? हाँ। यहाँ माप और तौल का न्यूनतम बाट 16 किलोग्राम का था। ठीक है। अभी जो 1 किलोग्राम का होता है, वहां न्यूनतम बाट कितना था? कम से कम 16 किलो वाट का। 16 किलोग्राम। यहाँ की सड़कें और गलियां
ग्रिड पद्धति से बनाई गई है जो एक एक दूसरे को समकोण पर काटती है। वहां के जो सड़कें जो है वह ग्रिड पद्धति पर से बनाई गई है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यानी हम अपने यहाँ देखते होंगे इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे चारों बगल चौराहा। वहां की जो सड़कें थी, सड़कें और नालियां, सड़कें जो थी वहां की सड़कें, हम पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जो थी समकोण पर काटती थी, समकोण पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो वहां का सड़क के बारे में पूछे कैसी थी, तो समकोण, ठीक है। उसके बाद इनका व्यापार विदेशों से होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कहाँ से होता था, तो विदेशों से माल मंगवाते थे, विदेशों से सामान पहुंचाते थे। ये लोग अपने पूर्वजों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, और वे लोग अपने पूर्वजों को किस दिशा में दफनाते थे। हाँ, तो ये भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्या कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने पूर्वजों को कैसे दफनाते थे, तो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाते थे, ठीक है। वे अपने पूर्वजों को दफनाते समय घर रख देते थे, पता नहीं पानी पीने के लिए शायद रखते होंगे। जब वो अपने पूर्वज को दफनाते थे ना, तो उसके साइड में क्या रख देते थे, घड़ा। अभी देखते हैं जो बीड़ी पीता है उसके साइड में बीड़ी रख देता है कि नहीं है, लेकिन उस समय उसके साइड में घड़ा रख देते थे, वही पानी प्यास लग जाए, कौन गारंटी है। यहाँ की कीमतें रत्नों के साथ पूर्वजों को दफनाने की परंपरा नहीं थी। यानी वहां जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, वहां बहुत भारी भारी सामान देकर दफनाने की व्यवस्था नहीं थी भाई, है कि नहीं। जरूरी नहीं है, जो तो चल गए वो चल गए, कीमती सामान वहां पर रख के क्या फायदा, वहां के लोग ये मानते थे, है कि नहीं है। इसलिए वहां के जो लोग थे वह पूर्वज को दफनाने के लिए, समझे ना, कीमती रत्नों के साथ पूर्वजों को दफनाने की परंपरा में नहीं थी, ठीक है। यहाँ के निवासी जानवरों के मांस खाते थे, और ये तो पहले भी बता दिए थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवर के मांस खाते थे। यह कृषि में टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी के हल का प्रयोग करते थे। या कृषि में किसका प्रयोग करते थे, तब पकी हुई मिट्टी के हल का, पकी हुई मिट्टी के हल बनाया करते थे, उसका भी प्रयोग करते थे। यहाँ के मुहर रिभज का चित्र, एक सिंग वाले जानवर का चित्र मिलता है। वहां पर मुहर पर किसका चित्र मिलता है, तो एक सिंग वाले जानवर का चित्र मिलता है। इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता के निवासी खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे। क्यों, क्योंकि वहां पर सिंग वाले जानवर कौन है, तो बैल है कि नहीं है। और जब मिलते थे, इसलिए अनुमान लगाया गया कि वहां के जो लोग थे वो बैल से परिचित थे, और बैल से ही खेती करते थे, और खेती करने में, खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे। समझ में आया कि हरियाणा में एक स्थल बनमाली से टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला हुआ है। अब आपसे पूछ देगा, हरियाणा के एक स्थल है जहां पर वनवाली में किसका साक्ष्य मिला है, तो मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य ऑब्जेक्टिव, मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वह मिला है बनवाली में, गुजरात के कालीबंगा से। अरे कालीबंगा कहाँ है, अभी कालीबंगा जो बोलते थे वो गुजरात में, ठीक है। अभी जो है कालीबंगा के जगह पर गुजरात, यानी कालीबंगा गुजरात में थे, ठीक है। तो गुजरात के कालीबंगा से जुटे हुए खेत का प्रमाण मिला है। देखो कह दिया यहाँ की मिट्टी के बने हुए हल कहाँ से मिला है, बनवाली, और जुटे हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा। इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। एक चीज इंपोर्टेंट जान जाइएगा कि हम पूछेंगे किस सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में जानते नहीं करते थे। अरे हल भी था तो मिट्टी के था, अब समझ आइए खेती कैसे करता था। अभी तक फोड़िए देगा। इस सभ्यता, इस समय के हथियार पत्थर तथा कांस का होता था। इस समय हथियार किसका होता था, पत्थर का होता था, कांस का होता था, ठीक है। इस समय का जो हथियार था वो पत्थर का, वो जो इस समय का जो हथियार है उस समय का, किस समय का, उस समय का भाई, इस समय का नहीं हो। इस समय का हथियार डेंजर है। उस समय का सिंधु सभ्यता के समय का जो हथियार थे वो पत्थर थे तथा कांस का होता था, तांबा का भी होता था। सिंधु सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए कुआं और जलाशयों का प्रयोग करते थे। वहां के जो लोग थे वो लोग थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंचाई के लिए, खेती बाड़ी के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो वो कुआं का और जलाशय का प्रयोग करते थे। ये चीज लिखना है आपको, जो सिंधु सभ्यता के लोग कैसे कैसे रहते थे, सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी, वहां का अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है आपको। सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है, ये सारे चीजें कि वहां के लोग किससे खेती करते थे, क्या चलाते थे, क्या रखते थे, क्या खाते थे, है कि नहीं है, किससे खेती करते थे। अफगानिस्तान में स्वतः
वही से नहरों के प्रमाण मिले हैं गुजरात के धौलावीरा से। जलाशय का प्रमाण मिले, जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गुजरात के धौलावीरा से। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और विश्वास है, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और इसको पढ़कर अच्छा से ध्यान से देखकर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़े और वहां से पीडीएफ लें और इसका नोट्स बनाएं। और इसमें जितने ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जैसे मुंह से बोल बोल कर बताया किसी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उस सबको लिखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव आपका तैयारी हो। और कंपटीशन में यही रहता है, कंपटीशन में यही रहता है, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छा से तैयारी कीजिएगा। और आपको अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।